ईरान और इजराइल, दो पुराने दुश्मन एक बार फिर आमने सामने हैं सीधी जंग में। मिडिल ईस्ट फिर से सुलग रहा है। इस बार लड़ाई की वजह बना है यूरेनियम, यानी ईरान का परमाणु प्रोग्राम। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, उसके सेना प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया, तो ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से इजराइल पर वार कर दिया। आखिर क्यों ईरान और इजराइल की पुरानी अदावत के नए पन्ने फिर से खुल गए हैं? क्या रुख रहने वाला है अमेरिका का? क्या कदम उठाएंगे मुस्लिम देश? क्या यह जंग और बढ़ेगी? क्या विश्व युद्ध का एक और मोर्चा खुल रहा है? दो दिन से ज्यादा बीत चुके, दो पुराने दुश्मन एक दूसरे को खत्म कर देने पर आमादा हैं। इजराइल लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके तेहरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड पर बमबारी कर दी। इजराइल ने ईरान के कई परमाणु फैसिलिटीज को नष्ट कर दिया। अब बारी ईरान की थी। ईरान ने हाइफा पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान की मिसाइल लगातार तेल अवीव, यरूशलेम, बतयाम, रेहोवो, रेशोन लीजियन और रमत गान को निशाना बना रहे हैं। दोनों तरफ से बराबरी का पलटवार किया जा रहा है। नेतन्याहू तेहरान को आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। खामनेई बोल रहे हैं कि इजराइल ने शुरुआत की है, खत्म हम करेंगे। परमाणु संपन्न देश इजराइल ईरान को परमाणु होने से रोक रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ और ईरान के खिलाफ खड़ा है। मध्य पूर्व में बदलते हालात पर पूरी दुनिया की नजर है। विश्व के अलग अलग देश खेमों में बट रहे हैं। रूस खुलकर इजराइल के खिलाफ है। क्रेमलिन का बयान है कि इजराइल ने हमला करके गलत किया। ट्रंप और पुतिन मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर लगातार फोन पर बात कर रहे हैं। जो फ्रांस गाजा पर इजराइल के खिलाफ था, वो अब खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ है। तबाही मध्य पूर्व के दो देशों में हो रही है, लेकिन असर दुनिया पर पड़ना तय है। जंग धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या ये शुरुआत है तीसरे विश्व युद्ध की? क्या ये ईसाइयों की धार्मिक किताबों में लिखे सबसे बड़े युद्ध आर्मगेडन की शुरुआत है? क्या ये मुसलमानों की सबसे बड़ी जंग
अल मलहमतुल कुबरा की शुरुआत है। क्या ये शुरुआत है अंत की? इजरायल ने शुक्रवार सुबह ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकानों पर 200 फाइटर जेट से मिसाइलें दागी। हमले में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के चीफ, 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक समेत 5 बड़े अफसर मार गिराए। हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री और बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को भी तबाह कर दिया। जवाब में ईरान ने इजरायल पर लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जो टेल अवीव और जेरूसलम में गिरी। ईरान ने दावा किया कि मिसाइल इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी गिरी। उसके बाद से लगातार वार पलटवार का दौर दोनों तरफ से जारी है और दावों का दौर भी जारी है। लगातार जारी युद्ध के बाद अब इजराइल और ईरान की दुश्मनी निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। धमकियों का दौर मिसाइलों की बौछार में बदल चुका है। परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, इमारतें राख हो रही हैं, आसमान में सिर्फ मिसाइल और ड्रोन दिख रहे हैं। पश्चिम एशिया जंग के मुहाने पर खड़ा है। इजराइल ने अपने सबसे बड़े सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। जवाब में ईरान ने चलाया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल और ईरान के घमासान में आग के शोले उठ रहे हैं। रिहायशी इलाके धधक रहे हैं। सैन्य ठिकाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये युद्ध की असली तस्वीरें हैं। मिडिल ईस्ट में जिसका डर था अब वही हो गया है। सबसे पहले 12 जून को इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की। इजराइल ने ईरान पर बम, ड्रोन और फाइटर जेट से हमले किए। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान में तबाही मचाकर रख दी। इजराइल के हमले में ईरान के 20 टॉप कमांडर मारे गए। कई परमाणु वैज्ञानिक भी इजराइल के हमले में मारे गए। इजराइल ने ईरान के तेहरान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें करीब 200 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। इजराइल की ओर से दावा किया गया कि उसने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलें भी तबाह कर दी हैं। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी, जिनमें से कई राजधानी तेल अवीव में गिरी, कई मिसाइलें जेरूसलम में गिरी। ईरान ने इजराइल के अलग अलग शहरों को एक साथ निशाना बनाया। ईरान का दावा है
कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम और रक्षा मंत्रालय का दफ्तर भी इस हमले में धुआं-धुआं हो गया। कई लोगों की मौत हुई। सवाल यही है कि यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास युद्ध के बाद इजराइल ईरान युद्ध फ्रंट क्यों खुल गया? इसका जवाब है चंद दिन पहले आई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की खुफिया रिपोर्ट। वही रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया कि ईरान एटम बम बनाने के एकदम करीब खड़ा है। ऐसे में ईरान का परमाणु प्लान युद्ध के नए फ्रंट की वजह बन गया। उनकी फैसिलिटीज़ पे जो अटैक हो रहा है ईरान की, अभी कितना डैमेज हुआ कह नहीं सकते। अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर पूरे वेस्ट एशिया में ये कॉन्फ्लिक्ट फैल सकता है, क्योंकि ईरान भी कुछ ना कुछ तो बड़ा अटैक करेगा और उसका नुकसान एक ये भी होगा, केवल ये नहीं कि खतरा है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का, वो छोड़िए, भूल जाइए सारा। चिंता हमें ये भी है कि जैसे सऊदी अरेबिया हो गए, अरब एमिरेट हो गए, जो कि हमारे साथ अच्छे दोस्त हैं और जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते और इकोनॉमिक टाइज हैं, वो भी इस जंग में खिंचे जाएंगे। ईरान पर ताजा हमले के पीछे परमाणु हथियारों को लेकर चल रही इजराइल के साथ तकरार है, जिसमें पर्दे के पीछे अमेरिका की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। Iran honestly believes, and Iran is not wrong, that Iran struck only with the approval of President Trump. So if that is the case, what's the point in talking to America? If America is permitting Israel to strike, then there's no point in talking. जानकारों की माने तो ईरान एटम बम बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका जो खुद ही परमाणु ताकतें हैं, वो ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति वाला देश बने। लिहाजा ईरान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक शुरू होती है। पहले फेज में ईरान के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान के 4 टॉप मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर मारे गए, जिसमें ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी मारे गए। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी, सुप्रीम लीडर खामनेई के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी को निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। अब्दुल हामिद मिनोचेहर, अहमद रजा जुल्फगारी, सैयद आमिर हुसैन फकी, मुतला बिचादेह, मोहम्मद मेहंदी तेहरानची और फेरदौन अब्बासी। दोनों देशों की ओर से धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को बर्बाद करने की, साथ साथ युद्ध को रोकने की कोशिशें भी हो रही हैं। ओमान, रूस, चीन गुजारिश कर रहे हैं कि ईरान और इजराइल बातचीत की टेबल पर आ जाएं, लेकिन न ईरान बैठने को तैयार है और न इजराइल। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए उस पर हमला किया। ईरान का दावा है कि वो इजराइल की जियोनिस्ट रेजीम के खिलाफ लड़ता रहेगा। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान परमाणु बम बनाने के एकदम करीब आ गया था? क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं? और इजराइल क्यों मानता है कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार हैं तो वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होंगे? 12 जून 2025 यूएन की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने कहा कि ईरान ने 1974 के परमाणु समझौतों का उल्लंघन किया है। ये पहली बार है जब 2006 के बाद ऐसा हुआ है। क्या वाकई ईरान परमाणु बम बनाने के करीब आ चुका है? क्या ईरान के परमाणु प्रोग्राम से इजराइल को खतरा है? ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट एक संवेदनशील मुद्दा है। प्राकृतिक यूरेनियम में मात्र 0.7% यूरेनियम 235 होता है, जिसे बम बनाने के लिए 90% तक बढ़ाना होता है। इसके लिए सेंट्रीफ्यूज मशीनों की जरूरत होती है। ईरान ने पहले 3.5% तक यूरेनियम एनरिच किया, फिर 2010 और 12 में 19.75% तक, लेकिन 2015 के एक समझौते के तहत इसे 3.67% तक सीमित रखने पर सहमति दी। 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद ईरान ने फिर से एनरिचमेंट बढ़ाया और अब 60% तक पहुंच चुका है, लेकिन 60% से 90% तक पहुंचने में कम वक्त लगता है।
जानकारों की माने तो अगर ईरान चाहे तो वो कुछ महीनों में ही 5 से 8 बम लायक यूरेनियम तैयार कर सकता है। इजराइल भी परमाणु ताकत है। बता दें कि इजराइल ने एनपीटी साइन नहीं किया है, जबकि ईरान ने किया है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने अगर बम बना लिया तो इजराइल के लिए सीधा खतरा हो जाएगा, और इसी डर के चलते इजराइल ने ईरान के कई परमाणु साइट्स पर हमला कर दिया। नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर दावा है कि इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। यहाँ एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं जो यूरेनियम एनरिचमेंट में काम आते हैं। हमले में मुख्य ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा। तेहरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, यहाँ तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जो 600 ग्राम तक प्लूटोनियम उत्पादन करने में सक्षम है। यहाँ IRGC के कई ट्रेनिंग सेंटर्स और हथियार डिपो हैं। हमला इसलिए किया गया ताकि ईरान को एक मैसेज मिले कि इजराइल ईरान के सबसे सुरक्षित केंद्रों तक पहुंच सकता है। हमले में IRGC कमांडर हुसैन सलामी, सेना अध्यक्ष मोहम्मद बघेरी और कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई। इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर, इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। यहां ईरान का एक बड़ा एयरबेस भी है, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं। हमला इसलिए हुआ ताकि ईरान की वायुसेना और रक्षा सिस्टम को कमजोर किया जा सके। अराक हैवी वाटर रिएक्टर, अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है, इससे प्लूटोनियम बन सकता है। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक हिस्सा है। हमला इसलिए हुआ ताकि ईरान के एटमी प्रोग्राम के दूसरे रास्ते को रोका जा सके। तबरीज मिलिट्री बेस और एक बड़ी तेल रिफाइनरी, यहाँ कई मिलिट्री वेयरहाउस, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट है जो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन करते हैं। इजराइल ने हमला इसलिए किया ताकि ईरान के सैन्य और आर्थिक ढांचे को कमजोर कर सके। करमन शाह, इराक की राजधानी बगदाद के पास, ईरान के मिसाइल बेस और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स इराक सीमा के पास है। इजराइल ने हमला इसलिए किया ताकि अक्टूबर 2024 के ईरानी मिसाइल हमलों के बाद करमन शाह से संभावित जवाबी हमलों को रोका जा सके। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम से इजराइल को परेशानी क्या है? अगर ईरान के पास परमाणु बम आ भी जाए तो इजराइल के साथ वेस्ट इसको लेकर क्यों परेशान है? जानकारों की माने तो इससे मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा और इजराइल की सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा, खासकर वेस्ट बैंक और गाजा जैसे संवेदनशील इलाकों में जहां पहले से ही तनाव है। इसके अलावा ईरान के परमाणु हथियार होने से वो इजराइल के खिलाफ समर्थित आतंकवादी समूहों को और अधिक ताकत दे सकता है, जिससे युद्ध और अस्थिरता बढ़ेगी और मध्य पूर्व की राजनीति और भी उलझ जाएगी। अब ईरान से जुड़ा सबसे दिलचस्प सवाल, ईरान को चलाता कौन है? क्या वहां राष्ट्रपति की चलती है या सेना की? आयतुल्ला खामेनेई कौन है, या फिर पीछे कोई और है जो पर्दे के पीछे से पूरे मुल्क की कमान थामे हुए है? आयतुल्ला अली खामेनेई कोई आम नेता नहीं है, वो है ईरान के सुप्रीम लीडर, यानी देश का सबसे ऊंचा ओहदा। ताकत के हिसाब से वो देश में सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि ईरान के राष्ट्रपति से भी किसी भी कानून को पास करना हो, फौज को हुक्म देना हो या विदेश नीति तय करनी हो, अंतिम फैसला खामेनेई का ही होता है। अब जरा समझते हैं ईरान की सत्ता की संरचना। ईरान में दिखने के लिए तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन असल में देश चलाती है ये 3-4 बड़ी ताकतें। सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी ईरान की सबसे ताकतवर फौज, गार्जियन काउंसिल और मजलिस जो कानून बनाते हैं, लेकिन खामेनेई की मर्जी से। कहने को तो ईरान में लोकतंत्र है, चुनाव भी होते हैं, राष्ट्रपति भी बनते हैं, लेकिन बस नाम का। असल में चाल, चेहरा और चरित्र हर जगह ईरान में एक ही नाम है, आयतुल्ला अली खामेनेई। उनकी मंजूरी के बिना ईरान में पत्ता भी नहीं है। इजराइल का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान कहता है उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी देशों और इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। अब जब दोनों देश एक बार फिर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि किसके पास कितनी सैन्य शक्ति है। मध्य पूर्व की राजनीति एक बार फिर गर्म है। इजराइल और ईरान के बीच सैन्य तनाव ने दुनिया भर की नजरें इस इलाके पर गड़ा दी है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो इन दोनों देशों की सैन्य शक्ति में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ईरान को 14वां स्थान हासिल है, जबकि इजराइल 17वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं, ईरान के पास 6,10,000। इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, ईरान के पास 3,50,000। इजराइल का रक्षा बजट $30.5 बिलियन है, ईरान का रक्षा बजट $15.45 बिलियन है।
लेकिन युद्ध में आंकड़ों से ज्यादा मायने रखता है हौसला और अनुभव। इजराइल के पास 1967 में लड़े गए 6 दिन के युद्ध की जीत का अनुभव है, तो ईरान के लिए भी कड़ी चुनौती है। इजराइल के पास 611 एयरक्राफ्ट है, ईरान के पास लगभग 551 एयरक्राफ्ट है। इसमें इजराइल के पास 240 लड़ाकू विमान है, ईरान के पास 188। इजराइल के पास 147 हेलीकॉप्टर है, ईरान के पास 128। इजराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर है, ईरान के पास 13। इजराइल के पास 1300 टैंक हैं, ईरान के पास 1713। इजराइल के पास 35,985 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ईरान के पास 65,825। इजराइल के पास 365 तोपें हैं, ईरान के पास 392। इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं, ईरान के पास 25। ईरान के पास हजारों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जैसे शहाब, सिज्जील और फतेह। इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसी अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब हुई हैं और लगभग एक माह पहले कासिम बासिर नाम की एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का ईरान ने जो है डेवलपमेंट किया था। हालांकि मिसाइल पुरानी थी लेकिन उसको अपडेट किया था किसके आधार पर कि जो ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 में लेसन्स लर्न थे, उनको पता था आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग का सामना करना पड़ेगा, साथ में हार्ड और पेट्रॉइट भी डिप्लॉयड हैं। तो इनको इस मिसाइल का, कासिम बासिर बैलिस्टिक मिसाइल का उद्देश्य जो है एकमात्र था कि हार्ड पेट्रॉइट को सबको इवेड किया जाए और लक्ष्य प्राप्त किया जाए। और ये कहा जा रहा है, इजराइल ने भी क्लेम किया है कि लगभग 88% उन्होंने किया, लेकिन कुछ मिसाइलें पहुंच गई जिसके विजुअल हम देख रहे हैं, उन्होंने काफी डैमेज किया। इजराइल अपनी रक्षात्मक क्षमताओं और तकनीकी श्रेष्ठता के कारण बेहतर है, जबकि ईरान अपनी मिसाइलों की संख्या और क्षेत्रीय प्रभाव के माध्यम से इजराइल के लिए खतरा पैदा करता है। इजराइल एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, उसके पास 90 से 110 तक परमाणु वॉरहेड्स होने का अनुमान है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसका कार्यक्रम कई बार अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना है। Nuclear talks, which are scheduled to be held today between Iran and USA, they have been called off, and I think the Iran-Israel hostilities are very serious. It's a great threat to world peace, and I think our Prime Minister, our External Affairs Minister have conveyed in no uncertain terms that we want a return to peace through dialogue and diplomacy. ईरान की रणनीति प्रॉक्सी नेटवर्क पर आधारित है। हिजबुल्लाह, हूती, शिया मिलिशिया जैसे संगठन इसके लिए काम करते हैं। इजराइल को अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी रक्षा गठबंधनों से तकनीकी और खुफिया समर्थन हासिल है। ये अपेक्षित था, क्योंकि इजराइल के जो पिछले 36 घंटों से या 48 घंटों से जो हमले होते रहे हैं ईरान के ऊपर, वो उसके लिए हमें ईरान की सरकार ने अमेरिका को दोषी ठहराया है। ईरान अमेरिका से वार्तालाप करता तो वो दबाव में किया गया वार्तालाप होता कि इजराइल के हमलों की वजह से ईरान डर गया है और वो अमेरिका के साथ एक आसान सी संधि करने के लिए तैयार हो गया है। संख्या और क्षेत्रीय नेटवर्क के आधार पर ईरान व्यापक दिखता है, लेकिन तकनीक, तेजी और रणनीतिक सटीकता में इजराइल कहीं आगे माना जाता है। इस लड़ाई में केवल सैनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर इंटेलिजेंस और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी निर्णायक होंगे। आज एक दूसरे के जान के दुश्मन बने इजराइल और ईरान। एक वक्त था ऐसा जब वो कभी दोस्त थे। इजराइल और ईरान के बीच 1950 से 1979 तक दोस्ती रही, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को अब देखना भी नहीं चाहते? ईरान और इजराइल, एक शिया इस्लामी गणराज्य, दूसरा यहूदी राष्ट्र। दोनों देशों के बीच की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है, लेकिन दुश्मनी इतनी गहरी कि मिसाइलें, जासूसी ड्रोन और साइबर हमले उस दूरी को पल भर में मिटा देते हैं। लेकिन ये दुश्मनी अचानक नहीं पनपी। एक समय था जब इजराइल और ईरान दोस्त हुआ करते थे, पर्दे के पीछे ही सही लेकिन रणनीतिक सहयोगी।
इजराइल को तेल चाहिए था और ईरान को हथियार, और दोनों को अरब विरोध का साझा एजेंडा। में जब इजराइल बना, ज्यादातर मुस्लिम देश उसे मान्यता देने से हिचक रहे थे, लेकिन ईरान ने चुपचाप इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शाह रजा पहलवी के जमाने में दोनों देशों के बीच एक सीक्रेट ट्रायड ईरान, तुर्की और इजराइल का बना। इजराइल ईरान को हथियार, तकनीक और ट्रेनिंग के बदले में लेता था कच्चा तेल। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की सवाक एक साथ काम करती थी। लेकिन इस्लामिक क्रांति ने सिर्फ ईरान में ही सत्ता परिवर्तन नहीं किया, बल्कि पूरे मध्य पूर्व का समीकरण बदल दिया। शाह पहलवी को सत्ता से हटाया गया और आए आयतुल्लाह खुमैनी, जिन्होंने इजराइल को घोषित कर दिया इस्लाम का दुश्मन, और शुरू हो गई ईरान और इजराइल की दुश्मनी। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने अपनाया फिलिस्तीन समर्थक रुख और इजराइल के खिलाफ छेड़ दी प्रॉक्सी वॉर। हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही और कई प्रॉक्सी संगठन इसी रणनीति का हिस्सा बने। इधर इजराइल भी जवाबी रणनीति में तेजी लाया, साइबर अटैक, ड्रोन ऑपरेशन और समुद्री टकराव के जरिए। दो 2006 से 2024 तक ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ा। 2006 में हिजबुल्लाह से शुरू हुई झड़पों में ईरान ने उसे समर्थन दिया। 2020 में साइबर हमलों के जरिए दोनों देशों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। 2021 में गाजा युद्ध में ईरान ने हमास का साथ दिया। अब 2025 में यह टकराव खुली जंग में तब्दील हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले अप्रत्यक्ष समर्थन के बाद इजराइल ने जो कदम उठाया है, वो मध्य पूर्व के साथ साथ पूरी दुनिया को एक और वॉर जोन में झोंक सकता है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या ये युद्ध नेतन्याहू सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं? इजरायली हमलों से ईरान में हुई बड़ी तबाही पर मध्य पूर्व के कई देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है और वो हमले की निंदा कर रहे हैं। सऊदी अरब ने हमले की निंदा करते हुए ईरान को अपना भाई बताया। दोनों तरफ से जारी हमलों को देखते हुए पड़ोसी देशों ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर इजरायल के साथ अमेरिका है तो ईरान के साथ कौन कौन? दोनों देश आमने सामने हैं और अब सिर्फ धमकी नहीं दी जा रही, सीधा युद्ध चल रहा है। तेहरान के ऊपर रात होते ही गूंजने लगती है धमाकों की आवाज और नजर आने लगती है आग की लपटें। इजरायली शहरों में रात होते ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उधर से ईरान मिसाइलें दागता है। इस जंग की चिंगारी गाजा से उठी, लेकिन अब इसकी लपटें पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती हैं। इस युद्ध में ईरान को मिल रहा है क्षेत्रीय समर्थन और इजराइल को पश्चिमी गठजोड़ का भरोसा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सीमित सैन्य संघर्ष है या फिर किसी बड़े युद्ध की शुरुआत? बहुत लंबी खींचना किसी के हित में नहीं होगा और इजराइल के हित में भी नहीं होगा, शायद ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू समझते हैं। मैं ये मान के चलना चाहता हूँ श्वेता कि अगर इजराइल को ये खबर मिल जाए, उनको सेटिस्फैक्शन हो जाए कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को हमने काफ़ी हद तक ज़ीरो कर दिया है, उनको ये पता लग जाए क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस जो उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं वो काफ़ी हद तक नॉन इफेक्टिव हो गई हैं, तो ये खुद विराम हो सकता है। सऊदी अरब ने इजराइल के हमले को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इजरायली हमले की तीव्र निंदा की है और चेताया कि ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। साथ ही कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया।
ओमान ने भी कड़ी निंदा की, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। इराक के पीएम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इसे इजराइल की सैन्य आक्रामकता करार दिया। जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया, ये कहकर कि वो क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने इजराइल की कार्रवाई को गैर कानूनी और उकसाने वाला करार दिया है। तुर्की ने संयम और कूटनीतिक समाधान की अपील की। लेबनान ने कहा कि इजराइल सिर्फ हत्या और विनाश की भाषा जानता है। यूएई, बहरीन, कतर ने भी सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। फ्रांस हो या ब्रिटेन या फिर जर्मनी, इजराइल की कार्रवाई पर सबने सवाल उठाए हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। चीन और रूस ने इजराइल की कार्रवाई को भड़काने वाला कहा है। दुनिया सांस रोके देख रही है, क्योंकि अगर ये आग फैली तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरा विश्व उसकी चपेट में आ सकता है। अब निगाहें हैं अगली मिसाइल पर, अगली चेतावनी पर और अगले हमले पर, क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं।